नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। और आइए अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं। बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा का परिवार जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा, लखनऊ पहुंच चुका है। पीड़ित परिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मिलने के लिए बुलाया है। रामगोपाल मिश्रा के परिजन लखनऊ में ही है इस समय। एबीपी न्यूज से बातचीत में परिवार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। मृतक रामगोपाल मिश्रा के जो परिजन हैं वो सीएम से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? उनसे अपना दुख पेश करबे, उनसे कहबे जो कोई उनके समझ में आई अपने दुख सुख पेश करबे। हमें लड़का के साथ जास्ती है, खींच के मारा गया है, गोली से मारा गया है, वो क्या कहबे। वहाँ आपका तो बेटा था, आपका बेटा अब नहीं रहा, आपका बच्चा नहीं रहा। माता जी उनके बस हमरे लड़का संगा वैसे हमरे लड़का तो वैसे उन्होंने इतना वो उनको आया हमका बर्बाद की, नमरे पता बर्बाद की, तो वैसे उन्होंने वो चाहिए बस। यार अब सुना उनके पत्नी से भी बात करेंगे। आपके पति अब नहीं रहे, किस तरीके से क्या चीजें आप सीएम से मिल करके क्या अपनी बात रखें? खून चाहिए, इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। काफी बर्बरता हुई थी आपके पति के साथ, आपने देखा उनको? देखा, नाखून उखाड़, नाखून निकाल। कितनी गोलियां लगी थी, कुछ देखा? 10 से 15 गोलियां लगी थी। 10 से 15 गोलियां मारी? हाँ, मारी थी। 12-13 गोलियां निकली। और आइए आपको सीधे लेकर चलेंगे। इस समय बहराइच से हमारे सहयोगी विवेक राय और लखनऊ से वीरेश पांडे मौजूद हैं। जरा पहले वीरेश से जानते हैं कब होगी ये मुलाकात। वीरेश, क्या अपडेट है? 12:45 का टाइम मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर दिया है इन पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए। और इसमें माता पिता होंगे गोपाल मिश्रा के, और साथ ही उनके भाई होंगे, उनकी पत्नी होगी। शादी 3 महीने पहले हुई थी। जो उनके पिता हैं उनकी डिमांड है कि जो आरोपी हैं उनका ठीक एनकाउंटर होना चाहिए। आर्थिक सहायता की भी बात होगी, संवेदना भी प्रकट किया जाएगा, इंसाफ की भी मांग होगी। और साथ ही साथ सुरेश्वर सिंह जो स्थानीय विधायक हैं वो साथ में होंगे, एक संबल के तौर पर होंगे, क्योंकि वो लगातार परिवार के साथ खड़े हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री इस पूरे परिवार को भरोसा देंगे। जो अधिकारी हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के, उनसे हमारी जब बात हुई, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री हर संभव मदद करेंगे और वो कोशिश होगी कि जिससे जो गोपाल मिश्रा का परिवार है उसको एक राहत मिल सके, एक संबल मिल सके, एक भरोसा मिल सके। तो वो भरोसा, वो विश्वास अभिभावक के तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परिजनों को बुलाए हैं मिलने के लिए। ऐसे में 12:45 पर यह परिवार सीधे मुख्यमंत्री से मुखातिब होगा और अपनी पीड़ा, अपने दुख और अपने दर्द को बयां करेगा। और अभिभावक के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से उन्हें आश्वस्त करेंगे कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों को सज़ा दी जाएगी। ऐसी सब बहुत सारी बातें होंगी। एक डिमांड है उस परिवार का। जब हमारे संवाददाता ने उस पीड़ित परिवार से बात की तो उन्होंने अपनी बातों को, अपनी मांगों को सामने रखा है, जिसे हमने दिखाया भी है। लेकिन ये दुख की घड़ी है। साथ में पूरी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पीड़ित के परिजनों के साथ खड़ी है। वहाँ जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह और पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो मिश्रा के परिवार के साथ संबल की तरह अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। तो न्याय की गुहार के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए लखनऊ पहुंच चुका है पीड़ित परिवार। बहराइच से पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हुआ और इस दौरान वो युवक भी पीड़ित परिवार के साथ मौजूद, जिसने हिंसा के वक्त रामगोपाल मिश्रा को बचाने की बहुत कोशिश की थी। एबीपी न्यूज से उस युवक ने खास बातचीत की है। जरा आप सुनिए बहराइच के बवाल की आंख बीती। तक रामगोपाल मिश्रा के परिजन बहराइच से निकलकर सीएम से मिलने जा रहे हैं। आप देखिए, ये उनकी माँ है, उनके पिता हैं,
उनकी पत्नी है, ये सारे लोग यहाँ से निकलकर सीएम से मिलने जा रहे हैं। और हम उस शख्स से भी आपको बात कराएंगे और उनको सुनवाएंगे जो जब रामगोपाल अंदर फंसा था तो यही उनको लेने गए थे। आप रामगोपाल को अंदर से निकालने गए थे? जी जी। क्या चीजें आपने देखी उस समय जब हम निकालने गए थे तब भी वो फायर कर रहे थे बराबर 6 से 7 राउंड, तो हम पे फायर किए थे। आप पर भी फायरिंग हुई? जी जी बिल्कुल, उसका भी वीडियो वायरल है, देख लीजिए सोशल मीडिया में। और वो मतलब और ये जो नाखून निकालने वाली बात है, ये तमाम चीजें जो हैं ये भी तो सब हुई हैं, सबने देखा है। आपका नाम? आप ज़्यादा पीछे बैठो। बिल्कुल। तो ये देखिए जो रामगोपाल के जो परिजन हैं वो इस वक्त निकल करके सीएम से मिलने जा रहे हैं। जो युवक जो है उनको रामगोपाल को निकालने उस दौरान वहाँ गया था, उससे भी हमने बातचीत की। उसने बताया कि कैसे जो है जब ये वहाँ पहुँचा तब भी जो मारपीट जो कहीं ना कहीं गोलियाँ थी वो चल रही थी। 5 से 6 राउंड गोलियाँ इसके वहाँ अंदर जाने के बाद चली हैं। फिलहाल अब जो परिजन है वो सीएम से मिलने जा रहे हैं और सीएम से मिलकर जो अपनी वेदना है वो व्यक्त करेंगे और सीएम से न्याय की गुहार लगाएंगे। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं। विवेक इस समय हमारे साथ मौजूद है और जरा विवेक से ही जानते हैं। एक तरफ पीड़ित परिवार जो मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ पहुंच चुका है और वहीं दूसरी तरफ बहराइच, हालात आज की सुबह किस तरीके के बहराइच पे बने हुए हैं विवेक, अभी की स्थिति क्या है? देखिए आपको बता दूं, बहराइच में अभी भी जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं और कल जिन जगहों पर आगजनी हुई है और परसों जहां पर घटना हुई थी वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट पूरी तरीके से है। वहां पुलिस की कंपनियों के साथ साथ पीएसयू और आरएएफ की जो कंपनियां हैं वो वहां मुस्तैद हैं और वहां आम जन जो है उनको आने जाने की अनुमति वहाँ पर फिलहाल नहीं है। लोग अपने घरों में रहें, इस बात की हिदायत दी गई है। जिन जगहों पर आगजनी की गई थी उन घरों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाला गया है, उनको सुरक्षित जगहों पर वहाँ से हटाया गया है। और कल दोपहर के बाद से कोई आगजनी की घटना नहीं हुई थी। हालांकि देर रात एक जगह पर एक छोटी सी आगजनी की घटना की बात निकल के सामने आई थी, पर उसके बाद से सब कुछ पूरी तरीके से नॉर्मल है। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द स्थितियां जो हैं वो ऐसे ही धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएं। और जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो पीड़ित फैमिली हमने उनको दिखाई कि लगभग 9:45 बजे वो लखनऊ से निकल करके बहराइच के लिए गए हैं। इस दौरान हमने जो यहाँ के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उनसे भी बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि सीएम इस बात को लेकर के उनके अंदर इतनी संवेदना थी कि जैसे ही मृतक के परिवार का जब उनका अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद सीएम ने खुद फैमिली से बातचीत की और सीएम ने आज उस परिवार को मिलने के लिए बुलाया है। उनके प्रति जो अपनी संवेदना है वो सीएम व्यक्त करना चाहते हैं और सीएम इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन तो दिए ही हैं, साथ साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो भी लोग इसमें हैं उन सभी को चिन्हित किया जाए, उनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो की जाएं। 30 के अधिक लोग फिलहाल जो हिरासत में हैं वो लिए गए हैं। जो मुख्य आरोपी हैं उसमें भी एक युवक को हिरासत में लेने की बात जो है अभी निकल के सामने आ रही है। जिन लोगों ने कल आगजनी की है उनको भी जो है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, इस बारे में भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के विधायक ने कहा है कि उन्होंने सभी से अपील की है कि शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। वहीं जिस तरीके से परसों की घटना हुई उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि परसों जब डीजे जो है वो चल रहा था और अब्दुल हमीद का जो बेटा है उसने आकर के डीजे से जो लीड है वो निकाल दी और इसके बाद जब इन लोगों ने विरोध किया तो उधर से पत्थरबाजी हुई और इस पत्थरबाजी के बाद जो बाकी चीज़ें हमने देखी वो तमाम चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में एक के बाद एक होती गई। उसमें सबसे पहली चीज़ जो थी वो गाना बजाने को लेकर विवाद और गाना बजाने की लीड निकालने के बाद विवाद शुरू हुआ, पत्थरबाजी से विवाद शुरू हुआ। उसके बाद झंडा निकालने का वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल है, वो सभी ने देखा। फिर उसके बाद किस तरीके से अब्दुल हमीद के परिवार ने बहुत शुक्रिया आपका विवेक वीरेश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने के लिए लखनऊ में मुलाकात आज करेगा। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहराइच हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी वोट के लिए ऐसी घटनाएं करा रही है, ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव जोरदार अंदाज में बीजेपी पर वार करते हुए कह रहे हैं बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है, दंगा कराने वालों को समाजवादी पार्टी संरक्षण दे रही है। बीजेपी अखिलेश यादव पर पलटवार कर रही है। बीजेपी जानबूझ करके घटना होने देती है। बहराइच की घटना बहुत दुखद है और प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है और खासकर रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है उसके लिए हर स्तर पे अधिकारी बैठक करते हैं और अधिकारी बैठ करके रूट तय करते हैं। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ,
चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो ताकत मिली है, उस ताकत के कारण से एक विशेष कट्टरपंथी कौम, क्योंकि उनको पूरी तरीके से संरक्षण राहुल गांधी का है, वो संसद में खड़े होकर हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। अखिलेश यादव को पूरा समर्थन है। कभी नहीं देखा कभी किसी मुस्लिम के ताजिया के ऊपर हमला हुआ हो, कोई हिंदुओं ने कर दिया हो। तो उसके बाद हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमले होना आखिर क्या दर्शाता है? तो मैं समझता हूँ कि इतनी कठोर कार्रवाई इनके ऊपर होगी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, तो भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश की सरकार की। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के बयान को लेकर भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है, ट्रूडो के आरोपों में सच्चाई नहीं। ट्रूडो राजनीतिक फायदे के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। ट्रूडो के बयान वोट बैंक से प्रेरित। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। देखिए, एबीपी न्यूज भी आपको लगातार इस बात से अवगत करा रहा था कि जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो साफ तौर पर बेतुके और बेबुनियाद हैं, क्योंकि कोई भी सबूत अपने इन आरोपों को पुख्ता करने के लिए कनाडा की तरफ से, ट्रूडो की तरफ से दिए जाते नहीं हैं। और ऐसे में ट्रूडो के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। ट्रूडो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा रहे हैं। ट्रूडो के बयान वोट बैंक से प्रेरित हैं। ये सूत्रों के हवाले से भारत सरकार का रुख जो इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है। आप जानते हैं आने वाले समय में कनाडा में चुनाव होना है, और ऐसे में जिस तरीके से लोकप्रियता के मामले में अपनी साख गंवाते हुए जस्टिन ट्रूडो नजर आ रहे हैं, तो विश्लेषक यही मान रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक हथकंडा है जो अपनाया जा रहा है अपनी लोकप्रियता बनाए रखने, उसको बढ़ाने के लिए, घरेलू राजनीति को साधने के लिए, कूटनीतिक रिश्तों को बलि चढ़ाते हुए ट्रूडो नजर आ रहे हैं अपने इस रवैये से। और आज महाराष्ट्र झारखंड चुनाव का ऐलान होने वाला है। करीब 4 घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान दोपहर 3:30 बजे कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान, और साथ ही आपको बता दें 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। साथ ही साथ उपचुनाव जो होने हैं उनकी भी तारीखों का ऐलान आज ही हो सकता है, ये जानकारी भी मिल रही है। उपचुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से आज ही हो सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज करने की तैयारी चुनाव आयोग की। तो करीब 4 घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। 3:30 बजे चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी। आप देख रहे हैं इस वक्त शशांक जुड़ रहे हैं हमारे साथ ही नम्रता दुबे मुंबई से हैं, मृत्युंजय सिंह मुंबई से जुड़ रहे हैं, दिल्ली से नीरज पांडे, जनेंद्र कुमार, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। पहले आपको अंकित के पास लेकर चलेंगे और जरा जानेंगे अंकित से 2 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और साथ ही साथ उपचुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान। सारी डेट्स आज ही अनाउंस कर सकता है चुनाव आयोग। अंकित, हमारा देखिए महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के जो है स्थिति साफ है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई आधिकारिक तौर पर, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन हमारे सूत्र इस बात को इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही में 46 सीटों पर जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वो उसका, और एक लोकसभा सीट जो कि वायनाड की लोकसभा सीट है जहां से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था और बाद में वो सीट छोड़ दी थी, उस पर चुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, चुनाव कब हो सकते हैं, सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तीसरा हफ्ता नवंबर का, ये वो जो है हफ्ता बताया जा रहा है, यानी कि 18 से लेकर के 22 नवंबर के बीच में महाराष्ट्र में पहले एक चरण में मतदान हो सकता है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 2 से 3 चरणों में मतदान हो सकता है, और मुमकिन है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दोनों ही राज्यों की, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड की, और जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता है, अगर होता है तो उनकी जो नतीजे की मतगणना की जाए और तस्वीर साफ हो जाए। तो फिलहाल स्थिति अभी यही बनती नजर आ रही है। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो हम जल्दी से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। वक्त शाम का 5 बजे का बताया जा रहा है, जब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा,
वो और साथ ही अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 7 बजे बताया जा रहा है इस बैठक में शिरकत करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं। नीरज, बीजेपी तैयार चुनाव के लिए और उसी को देखते हुए ये बैठक का सिलसिला जो शुरू हो जाएगा आज। जी बिल्कुल रोमाना, आज लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर पहले ही बैठक शुरू हुई झारखंड कोर कमेटी को लेकर और शाम को 5 बजे सभी जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं उनको भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय बुलाया गया है। पहले करीब 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 6 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। ये बैठक दरअसल केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होती है तो उससे पहले सारे लोग पहुँच जाते हैं ताकि थोड़ी देर एक प्री बैठक हो जाती है जिसमें कह सकते हैं कि जो औपचारिक बातें होती हैं वो हो जाती हैं और बाद में उन सभी विषयों को ले जाकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के समक्ष रखा जाता है। जब भाजपा के अध्यक्ष, सभी सदस्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पदेन सदस्य होते हैं तो वो भी मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक में तो अभी तो केंद्रीय चुनाव समिति की आज जो बीजेपी की बैठक होगी इसमें कुल मिलाकर कमोबेश ये तस्वीर साफ कर ली जाएगी कितनी सीटों पर बीजेपी खुद अपने दम पर और कितनी सीटों पर सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाकर चुनाव लड़ेगी। अभी तो इसी की रूपरेखा तैयार की जाएगी इसमें दोनों राज्यों के लिए। देखिए रोमाना, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होती है उस बैठक में केवल अपनी सीटों पर चर्चा होती है, यानी भाजपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उन सीटों को लेकर चर्चा होती है। बाकी की सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो एनडीए का फार्मूला होता है, उसके लिए अलग से बैठकें होती हैं और लगभग तस्वीर उसमें साफ है। 3 बैठकें आजसू के साथ हो चुकी है जिसमें आजसू ने 11 सीटों में मिनिमम 11 सीटों पर लड़ने की इच्छा जताई है, जबकि 2 बैठकें ऑलरेडी जेडीयू के साथ हो चुकी है। जेडीयू ने भी 5 सीटों का दावा किया था लेकिन भाजपा की ओर से अब तक सिर्फ 2 सीटें ऑफर की गई हैं और उन 2 सीटों के अलावा तीसरी ऑफर करने की स्थिति में भाजपा नहीं है। तो अभी तक का जो मोटा फार्मूला ये है कि आजसू 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जेडीयू 2 सीटों पर लड़ सकती है। रेस्ट 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, और यहाँ पर पेश तो चिराग पासवान फंसा रहे हैं ना, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अभी की एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की कल बैठक, ये जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के लिए नाम पर मंथन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र, लेकिन सवाल बड़ा ये कि आखिरकार गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या पेच पूरी तरीके से सुलझ चुका है? जो उम्मीदवारों के नाम को लेकर अब ये मंथन का सिलसिला, मतलब एक कदम आगे कांग्रेस बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रोमाना, देखिए चुनाव का आज ऐलान होने जा रहा है तो अगले 2 से 3 दिनों में सारी तस्वीरों को साफ करना होगा, सारे पेंचों को सुलझाना होगा। मेरे सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के 288 सीटों में से तकरीबन 200 ऐसी सीटें हैं जिन पर बात बन गई है। तीनों जो प्रमुख घटक हैं इंडिया अलायंस के, यानी कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, तो जो जिन सीटों पर बात बन गई है उन सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया कांग्रेस जो है वो शुरू कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल दिल्ली में होगी। मधुसूदन मिस्त्री को महाराष्ट्र स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। तो शुरुआती तौर पर जो बची हुई 88 सीटें हैं उन पर भी बातचीत चल रही है और सूत्रों का कहना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर सभी सीटों पर बात बन जाएगी और इसका एक औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। संभावित फार्मूला जो उभर कर सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस 100 से 110 सीटों के बीच में चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना भी कांग्रेस के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो लड़ सकती है। और जो बची तकरीबन 80-85 सीटें होंगी उन पर एनसीपी लड़ सकती है और इनमें वाम दल और अन्य छोटे दलों को भी एडजस्ट करने की रणनीति फिलहाल है। तो ये कुल मिलाकर फार्मूला गठबंधन का है। अंदर खाने बातचीत चल रही है, कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं, कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है जिस पर अगले 2 से 3 दिनों में बात बन जानी चाहिए और ऐलान कर दिया जाएगा। और उन सबके बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्कुल, तो ये महाविकास अघाड़ी जहां पर कमोबेश गठबंधन को लेकर सीटों के तालमेल पर बात बनती हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र अभी जैनेंद्र कर रहे थे। लेकिन वहीं महायुति का हाल क्या है? चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर महायुति की भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस महायुति में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 145 से लेकर 155 के बीच सीटों का नंबर रहेगा जिस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। दूसरे नंबर पर शिवसेना रहेगी शिंदे की। 80 से 85 सीटों पर शिंदे गुट लड़ेगा और 55 से 60 सीटों पर अजीत पवार गुट लड़ेगा। और इसमें से बीजेपी अपने कोटे में से जो छोटे दल हैं, जैसे प्रहार पार्टी है, नवनीत राणा के पति की पार्टी है,
ये इनको एक सीटें या 1-2 सीटें एडजस्ट करके बीजेपी अपने कोटे से देगी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 2019 का घटनाक्रम हुआ है, तो बीजेपी बहुत सावधानी से कदम रखना चाहती है और चाहती है कि हमेशा वो इस स्थिति में रहे कि सरकार बीजेपी के बिना ना बन पाए। तो इस प्रकार आपको बता दें कि महायुति का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, बहुत जल्द इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो सिटिंग दोनों ही जो गठबंधन है, चाहे महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों में ही जो गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कमोबेश तय हो चुका है। आज दोपहर तारीखों का ऐलान चुनाव के लिए महाराष्ट्र भी, झारखंड भी। जल्दी से जरा नम्रता का रुख करते हैं। ऐसे में नम्रता, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दोनों ही गठबंधन चेहरों के साथ उतरेंगे इस चुनावी लड़ाई में, या फिर चेहरों को अभी ठंडे बस्ते में अगर डाल दिया जाए, दोनों को, महाविकास अघाड़ी को भी और महायुति को भी सूट यही करता है फिलहाल। देखिए रोमाना, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक की है। जो चुनाव के निरीक्षक हैं उनसे उन्होंने एक डेटा मंगाया, रिपोर्ट मंगाया, जिस पर उनको रिपोर्ट में कहा गया कि आपको 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे जो हैं वो बराबरी की सीट चाहते हैं। और दूसरी आपने बात की चेहरे की, यानी कि मुख्यमंत्री चेहरे की। तमाम जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर है, हमने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतनी है, एमवी की सरकार लानी है। और चेहरे की अगर बात है तो चेहरा का जो निर्णय है वो इलेक्शन के बाद लिया जाएगा। यानी कि अभी महाविकास अघाड़ी बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि किसी को चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। वो किसी तरह भी एक सीट को भी लूज नहीं करना चाहती है। तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर अगर बात करें तो महाविकास अघाड़ी में 110 से लेकर 120 की सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है। बराबरी की सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी चाहती है। शरद पवार गुट जो है वो 75 से 80 के बीच जो है वो सीट अपने पास रखना चाहती है। तो ऐसे में शुरुआती जो आंकड़े बता रहे हैं महाविकास अघाड़ी के कि 200 सीटों पर बात बन चुकी है। देखिए वो दरवाजा एक तरीके से खुला रखना चाहते हैं अपने लिए। और ऐसे में अब बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी, टिकट बंटवारे को लेकर झारखंड बीजेपी की बैठक जारी है। शिवराज सिंह चौहान के आवास पर यह बैठक हो रही है। कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं। शाम को सीसी की बैठक में इन नामों को आगे रखा जाएगा और फिर इस पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई टिकट बंटवारे को लेकर झारखंड बीजेपी की बैठक जारी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस समय मौजूद हैं। शशांक, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, झारखंड में आपको बता दूं कि अभी तो बैठक हो रही है, सीटों का भी तय होना है कि अलायंस में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन से है, लेकिन एनडीए का स्वरूप क्या होगा ये अभी तय नहीं है। 2019 में जो बीजेपी हारी थी उसमें एक बड़ा कारण ये था कि आजसू से अलायंस नहीं हो पाया था, वो पार्टी अकेले लड़ गई थी, इसलिए बीजेपी को पूरे झारखंड में नुकसान हो गया था। तो आजसू से अलायंस हो जाए, बीजेपी की ये कोशिश है, 9 से 11 सीटें आजसू को मिल सकती हैं। जदयू 11 सीटें चाहती है, लेकिन 2 सीट से ज्यादा बीजेपी देगी नहीं। जो बिहार के सहयोगी दल है वो झारखंड में बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। मांझी 10 सीट चाहते हैं, चिराग चाहते हैं कि उनको 8 से 10 मिले, नहीं मिलेगा तो वो 25 सीटों पर अकेले लड़ सकते हैं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, फिलहाल बीजेपी चिराग को एक ही सीट देना चाहती है। महागठबंधन का स्वरूप तय है, जेएमएम, कांग्रेस, वामदल और आरजेडी रहेगी। उधर सीटों को लेकर कोई अभी माथापच्ची चल नहीं रही है। और दूसरी बात, 2019 में बीजेपी के हारने का एक बड़ा कारण यह भी था कि आदिवासी वोट मिला नहीं था। रघुवर दास चेहरा थे, वो आदिवासी नहीं है, तो इस बार बाबूलाल मरांडी चेहरा है, आदिवासियों के बड़े नेता हैं। तो 2019 से सबक लेते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे जो है बीजेपी इस बार बढ़ रही है। और आपको बता दें, सरयू राय पिछली बार निर्दलीय लड़ गए थे, मंत्री थे, उनको टिकट नहीं मिला था, तो उन्होंने सिटिंग सीएम रघुवर दास को हराने का काम किया था और पूरे झारखंड में बीजेपी को उन्होंने डेंट मारा था। तो सरयू राय भी जेडीयू में आ गए हैं। तो बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज चौहान और जो सह प्रभारी हैं चुनाव के हेमंत विश्व शर्मा एक एक रणनीति जो है बना रहे हैं ताकि बीजेपी 2019 के मुकाबले, जैसा कि आप बता रहे हैं, इस वक्त बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आती है। नीरज, लेकिन सवाल ये कि वो जो सहयोगी चिराग पासवान के तौर पर एक बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं, उनको बनाने के लिए इस वक्त क्या कोशिशें की जा रही है? देखिए रोमाना, चिराग पासवान से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि हमारा नेशनल लेवल पर जो गठबंधन है वो गठबंधन दिल्ली में है, मोदी सरकार के साथ है। लेकिन ना तो अभी किसी राज्य में हमारा ऐसा कोई गठबंधन एनडीए के साथ हुआ है, ना अन्य जगह पे। यही कारण है कि हमने कई राज्यों में, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, हमने अकेले चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी से अलग। तो उनका मसला ये है कि उनको अपने कैडर को जिंदा रखने के लिए वो झारखंड में भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब रही बात ये कैसे पेच फंसा सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चिराग कोई चुनाव ना लड़े, एक सीट वो अपने कोटे से देना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान नहीं चाहते हैं
कि एक सीट पर वो चुनाव लड़े, क्योंकि एक सीट पर यहीं चुनाव पर लड़ने से आकर पेच उनका फंस जो जाता है ना। पूरे- देखना होगा कि आखिरकार इसका क्या हल, क्या तोड़ निकाला जाता है बीजेपी की तरफ से। मैं जल्दी से जरा दर्शकों को लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे भी इस समय मौजूद है। और उत्तर प्रदेश में वो जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, यहां पर भी गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की सी स्थिति, वो संजय निषाद की नाराजगी की खबर। वीरेश, क्या अपडेट मिल रहा है? मना लिया सहयोगियों को बीजेपी ने उपचुनाव के लिए? देखिए, धर्मपाल जी जो हैं संगठन महामंत्री, वो भी अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। कल ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, संजय निषाद की, केशव मौर्य से मुलाकात हुई, भूपेन्द्र चौधरी से टेलीफोनिक वार्ता हुई और बहुत सारी कवायद की गई कि संजय निषाद को मना लिया जाए। उन्होंने मनाया गया है कि नहीं मनाया गया? हमारे साथ जो है यूपी भाजपा के महामंत्री संजय राय जी हैं। भाई साहब, एनडीए में खटपट जो है, अगर ये खटपट नहीं सुलझी तो नहीं मना पाए संजय निषाद को, तो कैसे काम चलेगा? एनडीए में कोई खटपट नहीं है। और जहां तक सवाल संजय निषाद जी का है, मैं जरा सा आपको रोकूंगी, जरा सीधे लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस समय चल रहा है, सुनते हैं। टेक्नोलॉजी लीडरशिप में महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर बना रही है। आपने सरकार के नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के बारे में जरूर सुना होगा। ये खेती में ड्रोन क्रांति को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है। इस अभियान को भारत के गांवों की महिलाएं लीड कर रही हैं। डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स को घर घर पहुंचाने के लिए भी हमने बैंक सखी प्रोग्राम चलाया। यानी महिलाओं ने डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम को भी लीड किया। हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर, मैटरनिटी और चाइल्ड केयर में भी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है। आज ये वर्कर्स टैब्स और एप्स के माध्यम से इस पूरे काम को ट्रैक करती हैं। महिलाओं के लिए हम महिला ई हार्ट कार्यक्रम भी चला रहे हैं। ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यानी आज गांव-गांव में भारत की महिलाएं ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं जो अकल्पनीय है। आने वाले समय में हम इसका दायरा और बढ़ाने वाले हैं। मैं उस भारत की कल्पना कर रहा हूं जहां हर बेटी एक टेक लीडर हो। फ्रेंड्स, भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एक गंभीर विषय दुनिया के सामने रखा था। इस विषय को मैं WTSA जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के सामने भी रखना चाहता हूं। ये विषय है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग्लोबल फ्रेमवर्क का, ग्लोबल गाइडलाइंस का। अब समय आ गया है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इसके महत्व को स्वीकारना होगा। टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक स्तर पर डूज एंड डोंट्स बनाने होंगे। आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं, वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं। इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। हम जानते हैं, हमारा अनुभव, जैसे हमने एविएशन सेक्टर के लिए एक ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बनाया है, वैसे ही फ्रेमवर्क की जरूरत डिजिटल वर्ल्ड को भी है। और इसके लिए WTSA को और अधिक सक्रियता से काम करना होगा। मैं WTSA से जुड़े हर सदस्य को से कहूंगा
कि वो इस दिशा में सोचे कि कैसे टेलीकम्युनिकेशन को सभी के लिए सेफ बनाया जाए। इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में सिक्योरिटी किसी भी तरह से आफ्टर थॉट नहीं हो सकती। भारत के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एक सेफ डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। मैं इस असेंबली के सदस्यों से कहूंगा, आप ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएं जो इंक्लूसिव हो, सिक्योर हो और भविष्य के हर चैलेंज के लिए एडेप्टेबल हो। आप एथिकल एआई और डेटा प्राइवेसी के ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाएं जो अलग अलग देशों की डायवर्सिटी का भी सम्मान करें। साथियों, ये बहुत जरूरी है कि आज के इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमन सेंट्रिक डायमेंशन देने का निरंतर प्रयास करें। हम पर ये जिम्मेदारी है कि ये रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल हो। आज हम जो भी स्टैंडर्ड सेट करेंगे उससे हमारे भविष्य की दिशा तय होगी। इसलिए सिक्योरिटी, डिग्निटी और इक्विटी के प्रिंसिपल्स हमारी चर्चा के केंद्र में होने चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि कोई देश, कोई रीजन और कोई कम्युनिटी इस डिजिटल युग में पीछे न रह जाए। हमें सुनिश्चित करना होगा हमारा भविष्य टेक्निकली स्ट्रांग भी हो और एथिकली साउंड भी हो। हमारे भविष्य में इनोवेशन भी हो, इंक्लूजन भी हो। साथियों, WTSA की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरा सपोर्ट आपके साथ है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।